हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में लोग यूपीएससी जेईई 2018 का जो 16 अप्रैल 2022 को जो पेपर कंडक्ट किया था उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले। ठीक है, आज के सेशन में जो आपके 150 क्वेश्चंस थे उसका हम लोग 75 क्वेश्चंस आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस रहेंगे दैट मीन्स हम लोग दो पार्ट्स में इसको कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी डिटेल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इस तरीके से हम लोग रेगुलरली क्या करते हैं कि पूरा पेपर एक ही सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आज के सेशन में हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस में दे पाओ, काफ़ी अच्छी तरीके से समझा के। ठीक है, और आपको जो 2022 को जो एग्जामिनेशन रहेगी उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है ये आज का सेशन, इसलिए इसको कंप्लीटली एंड तक देखना होगा। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पार्ट 1 है हमारा 75 क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 16 अप्रैल 2022 को कुछ ही दिनों पहले पूछे गए थे। ठीक है, यूपीएससी जेईई के पेपर में। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ, 2022 में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आपको जो रिसेंट में जो पेपर कंडक्ट किए गए उसको आपको एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने एनएचपीसी का जो इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था गाइस 5 अप्रैल 2022 का, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके दोनों भी शिफ्ट हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख सकते हो। अब हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन द बिलो आर द ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर। टीवीएम हमारे पास मेंशन किया गया, यहाँ पे दो ब्लॉक डायग्राम्स गिवन है, विच इज यूज टू मेजर एसी एज वेल एज डीसी वोल्टेज। आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डीवीएम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिजिटल वोल्ट मीटर के जो टाइप्स रहते हैं, हमने तो हालांकि टाइप्स वहाँ पे डिस्कस किए थे, लेकिन आपको मैंने एक चीज़ में नोट करके बताई थी कि उसके जो आपको ब्लॉक डायग्राम्स है आपको एज इट इज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिला कि सेम क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे बना के पूछेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में डायग्राम है, ठीक है, इसमें आपको देखते ही पता होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, ये जो हमारे पास में डीवीएम का ब्लॉक डायग्राम बताया गया। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे हमारे पास में कैपेसिटर कनेक्टेड है, पल्स जनरेटर है, कंपैरेटर और डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारे पास, सक्सेस इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। नेक्स्ट अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्लॉक एंड कंट्रोल सर्किट भी है। ठीक है, ये होता है हमारा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप डीवीएम। ठीक है, 4 से 5 टाइप के जो डिजिटल वोल्ट मीटर रहते हैं, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन से, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम बताएगी तो ये कौन सा जो हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर है वो आपको आइडेंटिफाई करता आना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल टैरिफ। देखिए, मैंने उसी दिन आपको टैरिफ समझाया था कि आपको जो डिफरेंट टैरिफ से आपको पूछा जा सकता है करके, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन करके रिसेंटली इसके पहले का सेशन था हमारा, उसमें भी हमने टैरिफ डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द सिंपल टैरिफ। ठीक है, सिंपल टैरिफ क्या है, ठीक है, इट हैज़ अ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जो कंज्यूमर है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ जाएगा। ये बेसिकली जो है ये हमारा एक ड्रॉबैक कंसिडर होता है सिंपल टैरिफ का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, इट हैज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, इट कॉस्ट मोर टू कमर्शियल यूजर, इट कैन एनकरेजेस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टैरिफ मेथड। ऐसा ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका एक और डिसएडवांटेज हो जाता है कि उसका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो काफ़ी हाई भी रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, और ये सबसे सिंपलेस्ट टैरिफ माना जाता है सिंपल टैरिफ। ओके, ये ऐसा टैरिफ है कि जो हमारे पास में जो कंज्यूमर है उसको चार्ज किया जाता है पर यूनिट के हिसाब से। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इफ अ चार्ज 240 कूलम इज डिलीवर्ड टू 200 वोल्ट सोर्स इन 1 मिनट विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। या आज ही हमने क्वेश्चन पूछा था, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, काफी सारे स्टूडेंट को उसमें दिक्कत की थी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी, विच इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू कितना हमारे पास है 240 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना हमारे पास 1 मिनट है, जिसको अगर हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4। आई का वैल्यू आया हमारा 4 एम्पियर। ठीक है, करंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो वी कितना हो जाएगा हमारे पास, इस केस में ऑलरेडी हमारे पास में 240 वोल्ट को डिलीवर हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते तो ये कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू वी एस माइनस 200। ठीक है, अपॉन 10 के, क्योंकि हमारे पास में 10 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो 40 इज इक्वल टू वी एस माइनस 200। ठीक है, माइनस 200 करके इसलिए हमने कैसे किया, देखिए आप वन एंड द सेम थिंग एक चीज़ कर सकते हो। अगर आप उसको सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करोगे तो आपको यही सेम देखने को मिलेगा। वी एस जो बनता है आपको 240 वोल्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 240 वोल्ट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। शॉर्टकट अप्रोच में इस तरीके से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने करंट तो निकाल लिया था, आई क्या कितना हो गया था, क्यू बाय टी। ठीक है, वो कितना आ गया था 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम्स, कितना ड्रॉप आया हमारे पास में
40 वोल्ट का, और यहाँ पे कितना ऑलरेडी एक सोर्स है 200 वोल्ट अगर हमने एडिशन कर दिया अनलेस एंड अनटिल अगर आपको सर्किट नहीं बताया गया हो, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर यूजर। देखिए मेगर का जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइप, ठीक है, एक हैंड ड्रिवन रहता है, आपको पता है, जो हम लोग कॉमनली डिस्कस करते हैं, जो हम लोग हाथ से उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसके लीवर को, ठीक है। और यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक के लिए बोला गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सबसे पहला क्या, इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो काफ़ी इजीली रीडेबल रहता है क्योंकि डिजिटल डिस्प्ले में देखने को मिलता है। इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेजर कर रहे थे कि उसके ऑक्सिलरी सप्लाई लगाने के लिए हमारे पास में एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा ऑप्शन बी। इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली इन कंजेस्टेड स्पेस, ये तो गलत हो जाएगा। और लो लेवल ऑफ एक्यूरेसी, हालांकि डिजिटल अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बात करें तो उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल मेगर पूछा गया था तो हैंड ड्रिवन मेगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज कर दिया रहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टार्टर विच इज अ वेरी कॉमन एंड इज यूज्ड फॉर केज मोटर डिजाइन टू रन नॉर्मली ऑन अ डेल्टा कनेक्टेड स्टार्टर वाइंडिंग, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग। यहाँ पे पूछा गया नेम द स्टार्टर जो हमारा कॉमन जो है और यूज़ किया जाता है केज मोटर डिज़ाइन में टू रन नॉर्मली ऑन अ डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग, तो होता है हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर, काफ़ी कॉमनली यूज़ किया गया है। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते हो तो स्टार डेल्टा स्टार्टर भी काफ़ी कॉमन है यूज़ के लिए। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को देख के इसको ध्यान में रखने की कोशिश मत कीजिएगा, सबसे गलत अप्रोच हो जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक भी देख लोगे, ठीक है, तो भी इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना रहता है, एक एक सेकंड को एक एक क्वेश्चन को पॉज करना रहता है, उन्होंने क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया, ठीक है, और क्या क्या ऑप्शंस में पूछे, ये आपको पता करना इंपॉर्टेंट रहता है। इससे आप क्या कीजिएगा कि आपने जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर आपको याद आते हैं या नहीं, या फिर इस अगर आपने ये KPKD का अगर हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, इस क्वेश्चन के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो आप इसको पढ़े, अगर है तो आप इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की जाए। ये होता है हमारा अच्छी तरीके से एनालिसिस करने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सो दैट आप उसको अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सको। ओके, अगर एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, अगर आपको एनालिसिस अच्छी तरीके से करना आता है तो ही जाके आप इस क्वेश्चन का जो फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट है आप समझ सकते हो, और जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसके लिए आप जो क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते हो। आपने देखा होगा काफ़ी सारे अभी जो रिसेंटली 2021 में और 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं बन रहेगा, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हालांकि रिपीटेटिव है लेकिन क्वेश्चंस का फ्रेमिंग अलग अलग होता है, तो आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड अ वाइंडिंग फैक्टर KW ऑफ अ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ते हो तो यहाँ पे KW मतलब क्या होता है, KW इज इक्वल्स टू क्या होता है, KP बाय KP इंटू KD, ठीक है, KP इज इक्वल्स टू KW इज इक्वल्स टू KP इंटू KD, दैट मीन्स क्या होता है, ठीक, हमारे वाइंडिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पिच फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सिंपल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफ़ी न्यूमेरिकल भी नहीं उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द फ्लक्स कोवर्ड वेल्डिंग एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्लक्स कोवर्ड वेल्डिंग से रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे ईजियर प्रोसेस है बिगिनर्स के लिए, स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा इसमें। इट इज़ गुड फॉर आउट ऑफ पोजीशन वेल्डिंग, आउट ऑफ पोजीशन वेल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छी मेथड है, ठीक है। इट डिज नॉट रिक्वायर्ड स्लैग रिमूवल आफ्टर वेल्डिंग, सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये इसकी यही रहती है कि इट रिक्वायर्ड स्लैग रिमूवल आफ्टर वेल्डिंग, ठीक है, फ्लक्स कोर वेल्डिंग में। ओके, ये इस तरीके से स्लैग इसके ऊपर डिपॉजिट होता है एंड इट हैज डिक्रीज्ड मेटल डिपोजिशन रेट, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 और 4 जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा विथ रिलेटेड टू द फ्लक्स कोर वेल्डिंग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 ohms रेजिस्टेंस एंड 50 ohms रेजिस्टेंस, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। एक हमारे पास में 10 ohm का रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमारे पास में दूसरा एक 50 ohms का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 10 और यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है, जो रेटेड है 6000 वाट पे, तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई किया जाएगा सेफली जब हम लोग ये कनेक्ट कर रहे हैं हमारे सीरीज़ में, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, एक ही वो आ जाएगा हमारे पास में 60 ohms का, ठीक है। P इज इक्वल्स टू क्या होता है, V²/R, ठीक है। तो हमारे पास में रेजिस्टेंस भी गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और P भी है, तो हमारे पास में मैक्सिमम वोल्टेज पूछा गया, ठीक है। तो P कितना है हमारे पास में इसका 6000, अंडर रूट में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कितना है 60, तो इसका जो रेशियो, इसका जो आंसर बनेगा V का वो रहेगा हमारे पास में 600 वोल्ट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग था। इसमें एक साइड में हमारे पास में क्वांटिटी, एक डिफरेंट क्वांटिटीज बताई गई, उसमें इफेक्ट या फिर उसका जो फिनोमेना था ये बताया गया है। पहला इसमें क्या है हमारे पास, ठीक है, क्वांटिटी विच वेरीज साइनोसाइडली विथ टाइम। एक ऐसी क्वांटिटी जो साइनोसाइडली वेरी करते हैं विथ टाइम, ठीक है। एक मान लो चाहे वो ट्रायंगुलर वेव हो या फिर अल्टरनेटिंग करंट हो, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में फेजर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेंशन किया कि टेंडेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट टू क्राउड टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ कंडक्टिंग मेटल। काफ़ी बार हमने देख लिया कि जो स्किन इफेक्ट होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट रहते हैं हमारे सरफेस से फ्लो होना शुरू कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक है। इसका मैच हो जाएगा। ओके, और जो बचा हुआ था हमारा वो तो ऑलरेडी हम लोग मैच कर सकते हैं, लेकिन क्या बोला गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विथ विच वैरीज विद अ टाइम, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट विच वैरीज विद अ टाइम, ठीक है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा एसी वेव फॉर्म होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, which of the following theorem states that the current at one point in a circuit due to a voltage at a second point is same as the current at a second point due to the same voltage at first, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको पूछा गया। आपको मैंने बताया था ये जो थ्योरम्स है उसके जो स्टेटमेंट होता है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, और उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। कि हालांकि हमने गाइस जनवरी में आपको बताया था कि सेशन भी मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने आपको ये मेंशन किया था कि इस तरीके से स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं, आपको बताए जा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन बनता है। आपको हमारा पेड कोर्स है उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ नोट करके बताई थी स्पेसिफिकली। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बताता है हमारे पास कि जो करंट है एक पॉइंट पे एक सर्किट के ड्यू टू द वोल्टेज एट सेकंड पॉइंट वो सेम होता है करंट एट द सेकंड पॉइंट ड्यू टू द वोल्टेज एट द फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द मेजर फंक्शन ऑफ अ डैश इज टू आइसोलेट लो एंड हाई पावर सर्किट। पल्स ट्रांसफार्मर का जो है, ठीक है, वो काम क्या रहता है, टू आइसोलेट द लो एंड हाई पावर सर्किट का, ठीक है। तो मेजर फंक्शन ऑफ अ पल्स ट्रांसफार्मर चाहिए था आगे से, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 100 मीटर स्क्वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। इफ 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज टू बी एलिमिटेड एट 600 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ लैम्प रिक्वायर्ड। कितने नंबर ऑफ लैम्प की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, डिप्रिसिएशन फैक्टर बताया गया हमारे पास में 0.5, वेस्ट लाइट फैक्टर है 0.2, यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.25, और हर एक लैम्प रेटेड है 100 वाट का और उसकी एफिशिएंसी है 0.6, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ लैम्प रिक्वायरमेंट रहेगी, देखिए समझिएगा, n इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पता होना चाहिए, a इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या आता है डिप्रिसिएशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेस्ट लाइट फैक्टर, वेस्ट WLF हम लोग लिख लेते, डिवाइडेड बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय हम लोग एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय वाटेज ऑफ ईच लैम्प। ओके, आई विल चेंज द कलर सो दैट आप समझ सको अच्छी तरीके से, ठीक है। वो क्या कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में एरिया, ऑलरेडी बताया गया। काफ़ी कबार ऐसा रहता है 10/20 मीटर इस तरीके से एरिया, तो आपको कैलकुलेट करना था 10 × 20 विल बी 200 इस तरीके से रहता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एरिया बताया गया, ठीक है। इक्वल एरिया लाइक 100 का इस तरीके से स्क्वायर टाइप रूम होगी, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय इल्यूमिनेशन कितना है हमारे पास में 600 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए लक्स को आप लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना है हमारे पास में 600 मल्टीप्लाइड बाय वेस्ट लाइट फैक्टर कितने हैं 0.2, यहाँ पे मैंने मेंशन करके आप ध्यान से देखते हुए चलेगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर है हमारे पास से 0.25, मल्टीप्लाई क्या कितना कर सके एफिशिएंसी से 0.6 से, डिवाइड कितना और मल्टीप्लाई किससे करोगे, उसका हर एक बल्ब का रेटिंग कितना है 100 वाट का। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको आंसर आ जाता है गाइस 400। तो आपको जो नंबर ऑफ लैम्प रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी हमारे पास 400। ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर 390 50 हर्ट्ज सर्किट, द इंडक्टिव सर्किट एज अ करंट 13 एम्पियर्स लैगिंग 30 डिग्रीज, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का हमें पता करना है, एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है जेड हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, ठीक है। वोल्टेज कितना है हमारे पास में 390 डिवाइडेड बाय हमारे पास में करंट है 13, ठीक है। इम्पिडेंस आ जाएगा हमारे पास में जो 30 ओम्स का, ठीक है। इम्पिडेंस आ गया जेड का। अब इससे एक्सएल और आर भी आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको आर पूछा रहता तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। आर किस तरीके से निकालते हैं, जेड कॉस ऑफ फाइव, ठीक है, जेड कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सएल निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा जेड साइन ऑफ फाइव, सिंपल है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट द एक्सएल। आई विल चेंज द कलर। ओके, एक्सएल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जेड कितना है हमारे पास में 30 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फाइव का कितना है, कितना है
फेस डिस्प्लेसमेंट इसका 30 डिग्री का, साइन ऑफ 30। मैंने आपको बताया था कि अगर आप भी अभी भी कंफ्यूज होता है आपको कि साइन 30, कॉस 30, कॉस 65 इस तरह कॉस 60, अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ किस तरीके से पता करनी है उसके लिए मैंने सेशन मेंशन किया था, उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 0.5, 30 इंटू 0.5 विल बी 15 ओम्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना रहता, ठीक है, तो आप क्या करते Z 30 इंटू कॉस ऑफ 60 निकाल लेते, तो आपका रेजिस्टेंस भी पता कर सकते थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एज हेनरी एज ऐसा यूनिट। सिंपल है, इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आग बंद करके इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। Dash is the effect of magnetic flux set up by armature current upon the distribution of flux under the main pole। उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। सिंपल स्टेटमेंट था, उसका ही आपको फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फॉर मेजरिंग अ करंट अ स्लाइड वायर, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर मेजरिंग अ करंट अ स्लाइड वायर इज यूज्ड इन द सर्किट वेयर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 ohms is balanced at 100 cm if the EMF of a standard cell having a value of 2 volt is balanced at a 40 cm, what will be the magnitude of current। हमें magnitude of current पूछा गया। जो स्टैंडर्ड सेल है उसका EMF है 2 वोल्ट, ठीक है, वो बैलेंस किया गया कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे, ओके। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ वो कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 40, वो कितना होगा 50 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आती है कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस है हमारे पास में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohms, वो कितने पे बैलेंस किया गया, 100 सेंटीमीटर्स पे, ठीक है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस 100 सेंटीमीटर लेंथ तो हम लोग निकाल पाएंगे 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आया हमारे पास में 5 वोल्ट का ड्रॉप है, ओके। अब देखिए रेजिस्टेंस है कितने 100 सेंटीमीटर का लेंथ वायर का, वो है हमारे पास 1 ohms का, ओके। तो करंट कितना हो जाएगा, आए 5 वोल्ट डिवाइड बाय 1 ohms, 5 एम्पियर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पूछे गए। इसमें भी काफ़ी सिंपल से स्टेटमेंट पूछे गए। मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको लॉज उसके अकॉर्डिंगली पता है, ठीक है, जैसे KCL का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता है, सीक्वेंस, वो भी आपको ध्यान में रखना रहता है, जिसे मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया, एन EMF इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नोन एज इंड्यूस्ड EMF एंड द सर्किट इज क्लोज्ड देन द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास में स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ये है हमारा पास, ठीक है। ये जो है हमारे पास में सेकंड लॉ, ठीक है, ये फर्स्ट जो है सेकंड लॉ है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2 है हमारे पास में, ठीक है, मेंशन किया गया है, एन EMF इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नोन एज इंड्यूस्ड EMF एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देन द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट इज अ सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सा फैराडे का फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ था ये में पूछा गया। तो जो स्टेटमेंट 1 में क्या है, ये हमारे पास में सेकंड लॉ है, और स्टेटमेंट 2 में जो है ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया, ओके। इसलिए आपको सीक्वेंस भी पता होना इंपॉर्टेंट है। बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चन बनता है, बट लेकिन आपको उसमें भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यूजिंग DC जनरेटर, ठीक है। वो है हमारे पास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके कारण हमारे पास DC जनरेशन का मेन कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, लिसाजस पैटर्न जो आपको मैंने उसी दिन बताया था कि आपको कुछ जो है वो आपको पता होने चाहिए करके, ठीक है। जैसे आपको वो डिस्कस करते करते मैंने आपको बताया था कि यूनिट सर्कल किस तरीके से फॉर्म होता है करके, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में मेंशन किया गया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द फेस शिफ्ट और लिसाजस पैटर्न टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट सर्कल। एक परफेक्ट सर्कल को प्रोड्यूस करने के लिए लिसाजस वैल्यू का फेस शिफ्ट कितना होना चाहिए। अगर 2 AC सिग्नल है सेम फ्रीक्वेंसी के पास किए गए CRO में, तो वो होना चाहिए 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी के भी पैटर्न अभी आप पता कर लीजिएगा कि 100% क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लीनिंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में फेस एंगल का डिफरेंस 0 या फिर 360। उसी तरीके से आपको इन्वर्टेड भी पता होना चाहिए, ठीक है, यूनिट सर्कल का भी पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड द करेक्ट इक्वेशन हैविंग अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। काफ़ी सिंपल है गाइस, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन पता गया, ठीक है। जब हमारे पास में ब्रिज बैलेंस कंडीशन रहता है, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल पे इस नल की जगह, ओके, तो वो क्या कितना रहेगा, RA/RX, ध्यान में रख लीजिए, दिस RA/RX इज इक्वल टू R1/R2। सिंपल है, RA/RX इज इक्वल टू R1/R2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ मशीन रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे आपको आएगा डायग्राम दिख रहे होंगे क्लियर तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से पोल बताया गया। ये कौन सा है हमारे पास में, सेलेंट पोल, ओके। तो पहला जो हो जाएगा हमारा सेलेंट पोल और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में नॉन सेलेंट पोल, क्योंकि हमारे पास में कंडक्टर इस तरीके से यूनिफॉर्म राउंडेड है, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ अ स्टेप डाउन चॉपर इज 55%। विदाउट कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है डायरेक्टली, ठीक है। 55% निकाल लो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्टेप डाउन चॉपर पूछा गया, ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्टेप डाउन चॉपर को हम लोग वी आउटपुट किस तरीके से निकाल, ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास में सोर्स वोल्टेज है। ड्यूटी साइकिल कितना है 55% में, तो 0.5 है मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 55% कितना होता है 100 का, वो होता है हमारे पास में 55। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेडेड पोल मोटर प्रोड्यूसेस अ वेरी क्रूड अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ rotating stator field through a magnetic coupling which occurs between a shading coils and a stator winding. Determine why the placement and resistance of a shading coils are chosen. यहाँ पे हमें पूछा गया कि शेडेड पोल मोटर जो प्रोड्यूस करते क्रूड अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ रोटेटिंग स्टेटर फील्ड थ्रू मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है, जो होती है हमारे बिटवीन शेडिंग कॉइल्स एंड स्टेटर वाइंडिंग। तो उसमें पूछा गया कि प्लेसमेंट और उसका रेजिस्टेंस किस तरीके से चूज किया जाता है। तो ध्यान में रखना होगा जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम जीरो एंड करंट जो है वो इंड्यूस होता है इन अ शेडिंग कॉइल। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। Next question is which option is correctly states that the solid angle subtended by the central point in a whole sphere, ठीक है। ये आपको मैंने एलिमिनेशन में पढ़ाया था। यहाँ पे क्या बोला गया, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ सेंट्रल पॉइंट इन अ होल स्पेस, इस तरीके से अगर हमारा होल स्पेस है, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में 4 पाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको सबटेंडेड एरिया अगर आपको पूछा गया इस तरीके से, तो वो उसका आंसर आता था हमारा 2 पाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अदर नेम ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को ही हम लोग कहते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ये थोड़ा सा हमें क्वेश्चन जो है लाइक उसको थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन लगा, हालांकि डेप्रिसिएशन फैक्टर का ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या फिर हम लोग उसको डेप्रिसिएशन, वो उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जहाँ पे हमारे पास में एसेट जो है हमारे पास डेप्रिसिएटेड होता है एट अ हायर रेट इन इनिशियल ईयर्स, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट चॉइस, ठीक है। डैश रिलेज आर हर्मेटिकली सील्ड इन अ ग्लास एनवेलप टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। रीड रिलेज जो रहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, नथिंग बट रीड रिलेज सील किए जाते हैं ग्लास एनवेलप में इंक्रीज करने के लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिकली ऑपरेटेड रहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर पार्ट विद देयर फंक्शन। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स बताए गए, उसके फंक्शन बताए गए। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन ना पूछते आपके, उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिए। जी कंजर्वेटर का काम क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन है हमारा रिलेटेड टू का ऑयल रिजर्वायर। ब्रीदर का जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा उसने रेगुलेट करता है हमारे पास में टेम्परेचर को, ठीक है। रेडिएटर का काम क्या करता है, वो कूल डाउन करता है हमारे लाइक हमारे जो ट्रांसफार्मर का बुशिंग्स का है कि एज अ इंसुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम गेट पावर डिसिपेशन पीजीएम एट अ ड्यूटी साइकिल 75% इज गिवन एज अ 15 किलोवाट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज गेट पावर डिसिपेशन। पीजीएम फार्मूला पता अगर रहता तो आप इसको आसानी से निकाल सकते थे। वो क्या होता है, PAV डिवाइडेड बाय ड्यूटी साइकिल। यहाँ पे क्या पूछा गया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एवरेज गेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। PAV विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा, पीजीएम हमारे पास में गिवन है 15, यहाँ पे आ जाएगा 0.75, ठीक है। 15 इंटू अगर हम लोग 0.75 करते तो PAV का वैल्यू आ जाएगा 11.25। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। डैश इज द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड। आपको पता है सिलिकॉन डायोड का कट ऑफ वोल्टेज कितना रहता है, 0.7 वोल्ट। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट चॉइसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। टैंक सर्किट में क्या क्या कनेक्शंस रहते हैं, टैंक सर्किट एक हमारा पैरेलल कनेक्टेड सर्किट है जिसके अंदर एक इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ रेजोनेंट सर्किट डैश इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, क्वालिटी फैक्टर को ही हम लोग कहते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर, उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर, ओके, जिसको क्वालिटी फैक्टर का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑप्शन को देख सकते भी आप बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, सेलेक्टिविटी भी उसको मार्क कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और सेलेक्टिविटी आप गलत मार्क करते हैं। बैंडविड्थ में अगर आप इसको पेपर दिया रहता तो आप कन्फ्यूज हो रहे थे कि बैंडविड्थ को कहते हैं
या फिर क्वालिटी फैक्टर, लेकिन बट ऑब्वियस आंसर था इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में जब हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है प्राइमरी साइड में। करंट कितना रहता है उसका 3 to 5% रेटेड करंट रहता है प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की क्या है, ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं गाइस नो लोड करंट। यही रहता है हमारे पास 3 to 5% ऑफ द रेटेड करंट। सिंपल स्टेटमेंट था, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन उन्होंने क्या स्टेटमेंट बता दिया और ये कौन सी कंडीशन रह सकती है ऐसा पूछ लिया, तो आपको अच्छी तरीके से समझना आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग कहते हैं नो लोड करंट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is find out the type of chopper which produces the output voltage whose value is given by Vs डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है, जहाँ पे Vs हमारा सोर्स वोल्टेज है और अल्फा यहाँ पे ए के बदले अल्फा लिख लो, ठीक है। वी एंड अल्फा इज अ ड्यूटी साइकिल, तो वो है हमारा स्टेप अप चॉपर। मैंने आपको बताया था ये होता है हमारे पास में स्टेप अप चॉपर का। अगर आपको स्टेप डाउन पूछा गया रहता तो वी डी इंटू वी एस, ठीक है, दैट मीन्स ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाइड बाय सोर्स वोल्टेज, ये आंसर रहता था, ठीक है। ध्यान रखना होगा दोनों भी फॉर्मूला, इसके डिपेंडेंट आपको क्वेश्चन भी बनते हैं। Next question is the electric field of a point charge is a linear function of a value of the charge. It is the principle applied to an electric field and said that the total resultant is a vector sum of individual component of the field at a point. Identify the principle mentioned in the context, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको कूलम्स लॉ के साथ में कंफ्यूज कर लिया रहता है, ठीक है। एम्पियर्स तो नहीं बनता था और इंसुलेशन भी नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे एक चीज़ फैक्ट थी, यहाँ पे क्या बोला गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ वैल्यू ऑफ द चार्ज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल है अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे बताता है हमें कि टोटल रिजल्टेंट है वो वेक्टर्स हमें हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके। इसे हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रिज सर्किट रिप्रेजेंट बाय द गिवन फिगर बिलो। सिंपल है गाइस, ओवंस ब्रिज है ये, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को देख के पता कर सकते थे, इस कैपेसिटर और इस वायरिंग रेजिस्टर और कैपेसिटर को, ओके। ओवंस ब्रिज है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू द व्हाट हैपेंस व्हेन द टर्न्स ऑफ अ प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग आर इंक्रीज इन अ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी वाइंडिंग में जब हम लोग टर्न्स जो है इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, तब उसके कारण क्या होता है, वो क्या करता है, हमें बूस्ट प्रोवाइड कराता है सेकेंडरी वोल्टेज में। हिंडर करता है कि सेकेंडरी वोल्टेज को उसमें बाधा लाता है क्या, नहीं करता है ऐसा। मेक्स द सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूटिलाइज इन अटेनिंग अ वेरिएबल स्पीड इन अ डीसी मोटर। इसमें से कौन सी मेथड है वो अटेन कर सकते हैं वेरिएबल स्पीड को डीसी मोटर के अंदर। दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं, फ्लक्स कंट्रोल या फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन डैश इज द शंट एडमिटेंस इज प्लेस्ड इन द मिडल। एक शंट एडमिटेंस जो हमारा मिडल में प्लेस किया जाता है, और जो सीरीज इंपेडेंस है वो दो इसमें डिवाइड किया जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में, विच आर प्लेस्ड इन ईदर साइड ऑफ अ शंट एडमिटेंस फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। इसको हम लोग डिवाइड कर लिया और यहाँ पे जो शंट एडमिटेंस है वहाँ पे सेंट्रल में कनेक्टेड किया गया है, इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल पावर ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली फॉर अ 49 kVA ट्रांसफार्मर विद अ टर्न्स रेशियो ऑफ 0.7, ठीक है। यहाँ पे कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है कंडक्टिवली फॉर अ 49 kVA ट्रांसफार्मर जिसका टर्न्स रेशियो है 0.7, दैट मीन्स के का वैल्यू हमारे पास में मेंशन किया गया 0.7, ओके। तो आप ध्यान में रखिएगा जो पावर ट्रांसफर होता है इंडक्टिवली वो कितना होता है, KVA हम लोग लिख सकते हैं KVA मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस के, और जो हमारे पास में कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होता है वो कितना रहता है, PC अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं K टाइम्स ऑफ KVA, ठीक है, KVA मल्टीप्लाइड बाय K। तो हम लोग डायरेक्टली K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, कितना आंसर आ जाएगा 34.3 kVA। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोनों ही चीज़ ध्यान में रखना रहता, सिर्फ इंडक्टिवली कितना होता है 1 माइनस के होता है, ठीक है, कंडक्टिवली कितना होता है दैट मीन्स टर्न्स रेशियो K टाइम्स ऑफ KVA। दोनों भी आपको कंडीशन ध्यान में रखना होगा, बहुत कंडक्टिवली और इंडक्टिवली ट्रांसफर होता है हमारे पावर जो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर बताया गया था और यहाँ पे जो एरो मेंशन करके रखा है ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है हमारे पास में रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर करता है, इसमें डायल्स रहता है, इस तरीके से यहाँ पे नंबर रहता है 1 2 3, इस तरीके से ये रजिस्टरिंग मैकेनिज्म है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडी करंट आर इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स, वेयर डू दे फ्लो विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो
एडी करंट है वो इंड्यूस होते हैं हमारे पास में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो वो कहाँ पे फ्लो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, आप देख सकते हो दीज आर द एरोज। ठीक है, इस तरीके से जो रेड कलर में आपको लाइंस दिख रहे हैं ये एकदम परपेंडिकुलर है इसके, क्लोज लूप प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हमने गलती से प्रोपोर्शनल पढ़ा इसको। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आई गेस आया था 42, ओके 49 लिखा है, यू कैन कंसिडर इट एज अ 42। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डैश हैज अ लो कोएर्सिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड हाई रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, जो अल्निकोज रहता है उसका लो कोएर्सिव मैग्नेटाइजिंग डेंसिटी रहता है और हाई रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी रहता है। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अल्निको का फीचर है जिसका हाई रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी रहता है और लो कोएर्सिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी रहता है, इसीलिए जो ये इसका एप्लीकेशन रहता है वो हमारे पास लो करंट और हाई वोल्टेजेस में रहता है। ओके, फेरेट मैग्नेट का इसका उल्टा हो जाता है। ओके, ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल पोजीशन, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 हम लोग डिस्कस करें। द वर्टिकल पोजीशन ऑन विच द कॉइल्स इज वाउंड इन अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज। देखिए सिंपल है गाइस, ऐसी वर्टिकल पोजीशन जो है जिसके ऊपर कॉइल वाउंड की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्ब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये हो गया हमारा लिम्ब। ठीक है, और ये हो गया हमारा योक। ठीक है, दिस वर्टिकल इज द लिम्ब एंड हॉरिजॉन्टल इज द योक, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कितना फंडामेंटल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, लेकिन आप योक और लिम्ब में कंफ्यूज हो गए रहते। ठीक है, फ्लक्स कॉइल और फ्लक्स को तो छोड़ दो, इसको हम लोग इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दो ऑप्शंस में ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मार्क चला जाता है गाइस। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रोटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर विद अ पैरेलल स्लॉट कैरिंग द रोटर कंडक्टर विच आर नॉट। ठीक है, रोटर कंडक्टर में वायर्स नहीं है बट वो उसमें हमारे पास हेवी कॉपर एल्यूमिनियम या फिर अलॉय बार से ये टाइप ऑफ रोटर जो है सिंपलेस्ट और काफ़ी रगड़ कंस्ट्रक्शन रहता है। वो कौन सा रोटर रहता है, स्क्वायरल केज रोटर, सिंपल है। आप इसको देखते ही समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए ये जो इमेजेस है आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है गाइस, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए, ये मेंशन नहीं किए गए थे। मैं आपको इसको आपके एक्स्ट्रा लाइक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नॉट लाइक दिस कि ये आप ऐसा कंसिडर मत कीजिएगा कि यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा मेंशन किया था। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपको इसके लिए जो PDF है उसको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या इमेजेस गिवन थी करके मैं आपको आने वाले क्वेश्चन से बताते चलूँगा। ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया, फाइंड आउट द लैचिंग करंट ऑफ SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का लैचिंग करंट पता कर रहे हैं, अगर इसका होल्डिंग करंट है 21 मिली एम्पेयर। ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए कि होल्डिंग करंट ही हमारा कम रहता है एज कम्पेयर टू द लैचिंग करंट, तो इसमें ऑप्शन में 21 मिली एम्पेयर से हमारे पास ऑप्शन में ज़्यादा कौन सा है, 24 मिली एम्पेयर। ठीक है, बाकी तो उससे कम ही है। ठीक है, अगर हमारे पास में लैचिंग करंट पूछने के लिए बोला है, तो अगर होल्डिंग करंट गिवन है, ठीक है, तो होल्डिंग करंट कितना है 21 मिली एम्पेयर, तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए लैचिंग करंट। ठीक है, तो वो कितना है हमारे पास में 24, एक ही ऑप्शन में गिवन था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर या फिर आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द रिजल्ट इफ द करंट इंक्रीजेज टू द मैक्सिमम वैल्यू इन अ रिले। अगर रिले के अंदर हमारा करंट इंक्रीज होता है टू द मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास में, हेवी करंट फ्लो हो सकता है कॉइल के अंदर, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लोजेस द ट्रिप कॉइल ऑफ द ब्रेकर, ये भी करेक्ट है। ट्रिप कॉइल जो है वो भी जो ये ट्रिप कॉइल जो है उसको भी क्लोज करेंगे ब्रेकर का, आइसोलेट करेगा फॉल्टी सेक्शन को फ्रॉम द रेस्ट। ये तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक वाला है। डैश इज अ एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें से कौन सा एक एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो है हमारे पास में हेमेटाइट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए हेमेटाइट हो गया, क्रोमियम हो गया, और अलॉय जो है आयन मैग्नीज के और ऑक्साइड ऑफ निकल के, वो एग्जाम्पल है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर प्रोवाइडेड विद अ डिजिटल पैटर्न जनरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफॉर्म यूजिंग द सेम। डिजिटल पैटर्न जनरेटर है, तो उसके कारण उसके यूज़ करके हम लोग क्या क्या एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके कारण हम लोग ऑडियो सिग्नल जनरेट कर पाएंगे या नहीं, उसके कारण हम लोग DAC सिमुलेशन कर पाएंगे, ठीक है, और एम्बेडेड सिस्टम को डीबग भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये रिलेटेड टू द सिलेबस ही है। Next question is the open circuit test on a transformer is carried out at a rated voltage, usually on a low voltage with a high voltage side open। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो ओपन सर्किट टेस्ट किए परफॉर्म किए जाते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, वो कैरिड आउट किए जाते हैं रेटेड वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पे, ठीक है, और हाई वोल्टेज साइड जो है ओपन की जाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स क्वेश्चन में वही पूछा गया, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द टेस्ट बीइंग कैरिड आउट एट द रेटेड वोल्टेज। इसको रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म करने का क्या कारण हो सकता है।
तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन द कोर लॉस एट अ रेटेड फ्लक्स डेंसिटी ऑब्टेन्ड एट अ रेटेड वोल्टेज। कोर लॉस को पता करने के लिए रेटेड फ्लक्स डेंसिटी पे, रेटेड वोल्टेज पे, इसके कारण हम लोग इसको रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट को। किसको पता करने के लिए? कोर लॉसेस को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। This type of braking is possible when a driven load forces the motor to run at a speed higher than its no load speed with a constant excitation. Analyze the type of braking mentioned at the given context. ऐसी कौन सी ब्रेकिंग होती है जिसके अंदर हमारे पास में जो लोड ड्रिवन फोर्सेस है, ठीक है, ड्रिवन लोड फोर्स करता है हमारे मोटर को टू रन एट अ स्पीड हायर देन द नो लोड स्पीड, उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग गाइस। ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक पूछा गया, मोटर यूज्ड इन एलिवेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हमारा। जो मोटर यूज की जाती है एलिवेटर में वो वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस फोर्स इक्वेशन गाइस। ठीक है, नॉट फैराडेज लॉ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 52। मैच द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन विद इट्स करस्पॉन्डिंग लॉ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, एम्पियर सर्किट लॉ, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पर इसका मैच दे पैर बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट है ये मैच करता है हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सेकंड जो है वो है हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, थर्ड जो है वो है हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फोर्थ जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ। ऑप्शन इसका सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो है यहाँ पे आपको इन्होंने देखिए तीनों ऑप्शन में मेंशन किया गया था, इसलिए आपको बाकी के भी ऑप्शन पता होना उतना ही इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। सिंपल है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो बिटवीन ए और बी। अब यहाँ पे 2 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस मेंशन किया, इसलिए हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 करके और आंसर ऐसा मार्क करके मुझे बताइएगा। अगर यहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है तो उसका ए और बी का बीच में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, इसलिए हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो डेल्टा है हमारे पास में, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टार में। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से स्टार में कन्वर्ट कर लिया। फिर ये हमारा जो है 1 और 2 ओम्स का इसके सीरीज में कनेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्मिनल ए और ये बी हो गया। ठीक है, इसको अगर हमने स्टार में, मैंने आपको बताया था अगर ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, डेल्टा टू स्टार है, अगर तीनों भी वैल्यू इक्वल रेजिस्टेंसेस है तो उसको डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा 0.33, 0.33 और इसका भी वैल्यू आएगा 0.33। अब यहाँ पे आया कितना है, 1 ओम्स का है और यहाँ पे 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है कनेक्टेड। ओके, तो ये जो है ये सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा और ये भी सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली आपको बताता हूँ, वो 1.33 वैल्यू आ जाएगा इसका सिंगल रेजिस्टेंस इसका, और इसका जो आएगा ये पैरेलल में हो जाएगा इसके 2.33 का, इसका पैरेलल इक्विवेलेंट बन जाएगा इस 0.85। देखिए इसका एक पैरेलल इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया था, ये प्लस ये जो 0.33 ये एडिशन हो जाएगा 0.33। सिंपल है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो रहेगा हमारा 1.18। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे इसका 1 ओम रहता, ठीक है 1 ओम रहता तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहता, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या इंटरेस्टिंग है, सिंपल भी है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 54। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट चॉइसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास पूछा गया कि कॉमन टाइप ऑफ ट्विन लीड यूज किए जाते हैं वो कितने ओम्स के रहते हैं, वो रहते हैं हमारे पास में 300 ओम्स। ठीक है, जो ट्विन लीड केबल है 2 कंडक्टर फ्लैट केबल है वो यूज़ किया जाता है बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन में। कौन से सिग्नल्स को कैरी करने के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, इस तरीके से केबल रहता है। तो उसका जो ट्विन लीड यूज़ किए जाते हैं वो कितने ओम्स के रहते हैं, कॉमनली 300 ओम्स की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज टर्म्ड एज अ वाइंडिंग दैट हैंडल्स द ओनली एक्साइटिंग करंट। वो उसको हम लोग कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ओनली एक्साइटिंग करंट को हैंडल कौन करता है, फील्ड वाइंडिंग। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू द मैग्नेटिक शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर वैटमीटर। इलेक्ट्रोडायनोमीटर वैटमीटर से जो हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग करते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, अवॉइड करता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट इज एनक्लोज इन अ केसिंग ऑफ हाई परमेबिलिटी अलॉय। ये इंपॉर्टेंट है, हाई परमेबिलिटी अलॉय से ये इंस्ट्रूमेंट को एनक्लोज किया जाता है। सॉफ्ट एंड कोर इज प्लेस ऑन द डायरेक्ट ऑन द फ्लक्स। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में एक
सर्किट डायग्राम बताई गई थी, ठीक है, और इसका आपको स्टेटमेंट बताया गया। तो सिंपल है, अगर आप देखते ही, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है, आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया, बाकी थ्योरम्स अगर आपको आता है उसको डायरेक्टली आप मार्क को लिखेंगे मिलीओम्स थ्योरम लेकर। फिर भी मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। नेम द थ्योरम विच स्टेट दैट इफ अ सेवरल आइडियल वोल्टेज सोर्सेज इन अ सीरीज आर कनेक्टेड विद इम्पीडेंस इन अ पैरेलल, देन द सर्किट में बी रिप्लेस्ड विद सिंगल आइडियल सोर्सेज इन अ सीरीज विद इम्पीडेंस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मिलीओम्स थ्योरम। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, ये ऐसा थ्योरम में बताता है कि सेवरल आइडियल वोल्टेज सोर्सेज है, ठीक है, इन सीरीज विद इम्पीडेंस। इम्पीडेंस दैट मीन्स रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल, उसको हम लोग सिंगल इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारा मिलीओम्स थ्योरम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखिए ये भी इमेज यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ठीक है, मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, ये आपको बताया नहीं गया था, ओके। In this type of transformer, rectangular frame laminations are formed to build the interior of a transformer, which are cut in a L-shaped strips to avoid high reluctance at the joints. Determine the type of transformer mentioned. उसको हम लोग कहते हैं core type of transformer, ठीक है। इसमें L type of shapes रहते हैं इस तरीके से guys, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये होता है हमारा core type of transformer, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारे पास में हाई रिलेक्टेंस होता है जॉइंट्स पे, उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन द कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI इज लेस। मैंने आपको उसी एक आपको रिसेंटली कोई तो भी क्वेश्चन सेशन हुआ था, उसको मैंने आपको CRI समझा था कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स अगर हमारा कम है तो उसके कारण क्या होता है कि जो कलर अपीयर होता है वो अननेचुरल होता है और एलिमिनेट होता है। जब हम लोग एलिमिनेट होता है तो उसका कलर जो अपीयर करता है वो अननेचुरल आता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनकैंडेसेंट बल्ब का जो CR है, ठीक है, आपको क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रख लिखा वो रहता है हमारा 95 का। जो और कूल फ्लोरेसेंट वाइट लैम्प का रहता है CRI, वो रहता है 62 का, ठीक है। और फ्लोरेसेंट लैम्प का रहता है, ठीक है, वो रहता है अबाउट 80, ओके। तो CRI जितना अच्छा उतना ही हमारे पास में कलर एलिमिनेटेड प्रॉपरली नेचुरली दिखेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टैरिफ टाइप। सिंपल है गाइस, यहाँ पे आपको जो बताया गया, पहला है फिक्स रेट ऑफ ईच यूनिट। फिक्स रेट ऑफ ईच यूनिट में कौन से टैरिफ में रहता है, यह रहता है हमारे पास सिंपल टैरिफ में। नेक्स्ट है डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट कस्टमर, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग रेट्स रहते हैं टैरिफ के, वो क्या है, फ्लैट रेट टैरिफ हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एनर्जी चार्ज होता है गिवन प्राइस, उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट फर्स्ट ब्लॉक में जैसे अगर हम लोग मान लो 0 to 300 यूनिट्स के लिए आपको एक पर्टिकुलर चार्ज रहेगा यूनिट का, उसके बाद में आपको अलग उसका थोड़ा यूनिट का चार्ज बढ़ेगा, फिर या फिर इस तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ। और पावर फैक्टर जो है कंज्यूमर का लोड का, वो भी अगर कंसिडर किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर बेस्ड टैरिफ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक पूछा गया, ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन अ सीरीज मोटर। काफी कॉमन सा क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाया भी था। जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो ये पॉसिबल नहीं है सीरीज मोटर के साथ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो बैक EMF है वो एक्सीड नहीं कर सकता सप्लाई वोल्टेज को, इसीलिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज जो बैक EMF है वो एक्सीड नहीं कर सकते हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज, ओके, इसलिए इसका हम लोग सीरीज मोटर में ये पॉसिबल नहीं है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन द सर्किट इज lit, A bulb uses 40 watt, B bulb uses 20 watt and C bulb uses 10 watt with a voltage source of 10 volt and a current of 16 ampere. What is the number of additional bulb which are to be connected in a parallel which connects with a 3 fuses? इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सीधा सिर्फ आप आपको ऑप्शन A B C ऐसे मार्क मत कीजिएगा, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप मेंशन करिएगा, तो आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट, ओके। Next question is, which of the following options depicts the advantages of using a 3-phase unit transformer over a single 3-phase transformer? एक सिंगल 3-phase ट्रांसफार्मर के बदले, ठीक है, 3 अगर सिंगल ट्रांसफार्मर 3 phases को हम सिंगल फेजेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसका क्या फ़ायदे नुकसान रहते हैं मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा रहेगा कि अगर हम लोग सिंगल 3-phase यूनिट ट्रांसफार्मर यूनिट यूज़ करते तो उसके कारण उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लाइट हो जाएगा, स्मॉल रहेगा और चीपर भी रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस अ वोल्टेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंडक्शन मशीन एक्ट्स एज अ इंडक्शन जनरेटर व्हेन इट रन्स, ठीक है। एक इंडक्शन मशीन जो है एक्ट करती है एज अ इंडक्शन जनरेटर जब वो रन होती है एट अबव सिंक्रोनस स्पीड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वन कैन नॉट मेक यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऐसे कौन से केसेस में है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते, तो फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते। गाइस ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेबोरेटरी में हमने देखा होगा वेरिएक करके जो हमारा रहता है ऑटो ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग एज ए यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप कॉम्पनसेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, next question is at a fixed frequency the chopper is operating at RL load. Which of the following options is true regarding to the nature of a ripple load? यहाँ पे क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ रिपल लोड। अगर हमारा ड्यूटी रेशियो जो है चॉपर को इंक्रीज किया जाता है फ्रॉम 30 to 90%, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जिससे ही हमारे पास में मैक्सिमम 50% आता है, ठीक है, ड्यूटी रेशियो, ठीक है, ये क्या करता है मैक्सिमम पे जाता है और देन हमारा ये रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ध्यान में रखना होगा, फर्स्ट वो इंक्रीज होगा फिर वो डिक्रीज हो जाएगा, नेचर ऑफ रिपल फैक्टर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड वोल्टेज ऑन लोड टैप चेंजर इन अ यूनिट ट्रांसफार्मर। हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना रहेगा ऑन लोड टैप चेंजर यूनिट ट्रांसफार्मर के अंदर, वो रहेगा 0 गाइस, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। Next question is dash is a type of electrical cable which consists of an inner conductor and is surrounded by a concentric conducting shield with a two separated by a, ठीक है, सेपरेटेड बाय डायलेक्ट्रिक। उसको हम लोग कहते हैं कोएक्सियल केबल। गाइस कोएक्सियल केबल अंडरग्राउंड केबल का मैंने जहाँ पे आपको सेंशन समझाया था उसमें हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर प्लास्टिक जैकेट, डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर, मेटेलिक शील्ड रहता है और यहाँ पे सेंटर कोर रहता है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द रेज ब्राइटनेस ऑफ अ सीआरओ। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो रे का ब्राइटनेस रहता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के ऊपर रहता है, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर नहीं। ध्यान में रखना होगा, गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है, हमारे पास में कॉपर लॉसेज को है, ठीक है, वो फील्ड वाइंडिंग लॉसेज होते हैं। ओके, आयन लॉसेज है वो हमारे एडी करंट लॉसेज है, मैकेनिकल में हमारे पास में फ्रिक्शन लॉसेज थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिपिक्ट्स द एडमिसिबल परसेंटेज बाय वेट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन अ सिल्वर डिपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया जाता है सिल्वर डिपोजिशन में, तो उसका परसेंटेज बाय वेट कितना रहता है 20%, ठीक है। जो एडमिसिबल हमारा परसेंटेज रहता है बाय वेट फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूज इन अ सिल्वर डिपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट का रहता है 20%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक बोला गया हमारे पास, पावर डिसिपेटेड इन अ सिस्टम ड्यू टू कोरोना डिस्चार्जेस। कोरोना डिस्चार्ज के कारण हमारा जो पावर डिसिपेट होता है सिस्टम में उसको हम लोग कहते हैं कोरोना लॉस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के कारण हम लोग क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया। ओके, पहला क्या है, टू क्रिएट अ थिन लेयर ऑफ मेटल ओवर अदर मेटल। एक मेटल के ऊपर हम लोग दूसरे मेटल की परत चढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या करेगा, हमारा चीपर मेटल है उसको हम लोग काफ़ी लग्जरियसली फिनिश दे सकते हैं। अगर हमारे पास सिल्वर है उसके अगर हमने गोल्ड प्लेटिंग की है, तो अगर हमने जो नॉर्मल सिल्वर को है, ठीक है, एक चीपर मेटल को अच्छी तरीके से लग्जरियस फिनिश दी हमने गोल्ड की, टू मेक अ गुड इंसुलेटर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड बी आर ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms आर जॉइंड इन अ पैरेलल, दो 8 ohms का रेजिस्टेंस हमने पैरेलली कनेक्ट करके रखे, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमारे पास पैरेलली कनेक्टेड है और उसके दोनों की वैल्यूज इक्वल है तो उसको डिवाइडेड बाय दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, यहाँ पे वैल्यूज कितना है हर एक रेजिस्टेंस का 8, उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर ले तो 4 ohms इसका करेक्ट आंसर रहेगा। या फिर निकाल सकते हो, सिंपल था 8 × 8 अपॉन 8 + 1 2 आ जाएगा, या आ जाएगा 4। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे गाइस UPSSC के फर्स्ट 75 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस हो डिटेल में मैं समझा सकूँ, क्योंकि अब हम लोग एक सेशन में 150 क्वेश्चन करते थे, ये थोड़ा लेंदी हो जाता था। हमने काफ़ी बार ट्राई भी किया था इसको अप्रोच करने के लिए, लेकिन होता क्या था कि आपको पेपर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हमने इसके 2 पार्ट में डिवीजन किया, ठीक है। आपको आज का सेशन कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स की आप वेट करते रहे, तो हर एक कमेंट में आपको पढ़ता हूँ। अगर रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता है फिर भी आपके हर एक कमेंट को पढ़ के जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू को जरूर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा सो दैट हम लोग इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ करते रहे। हमारे एप्लीकेशंस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके कोर्सेस और ई बुक को परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।